वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। अब हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास। क्योंकि हम लोगों को साइंस की पढ़ाई के साथ साथ सोशल साइंस की पढ़ाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसमें अच्छा खासा मार्क्स भी आ सकता है। तो उसी तरह से हम लोग जिस तरह से साइंस को अलग अलग टीचर बांट के पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से सोशल साइंस को भी हम लोग अलग अलग सर हैं वो टाइम देंगे और बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट करके कवर करेंगे। तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग जो ये वर्ड है राष्ट्रवाद, इसको समझते हैं। ये राष्ट्रवाद है जिसको नेशनलिज्म कहा जाता है। ये राष्ट्रवाद होता क्या है, इसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में फ्रांस से हुई, और राष्ट्रवाद का जो प्रतिपादन किया तो उसका नाम था गॉडफ्रेड हर्डर। हालांकि इसको बहुत अच्छे से इसका प्रचार प्रसार जो किया तो फ्रांस का ही जो शासक था राजा, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, इसने इसको प्रचार प्रसार खूब किया। और फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में अलग अलग देश में जाकर के ये राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। तो फिर राष्ट्रवाद होता क्या है पहले समझते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र यानी देश के प्रति एक प्यार, एक लगाव। क्योंकि हर देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले होते हैं, तो उसमें आपसी भेदभाव होता है। तो कह रहा है हर तरह की भेदभावों को भुला करके, हर तरह की भेदभाव को खत्म करके जब हम लोग एक साथ मिलकर के राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हम लोग मिल करके, एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके अगर देश के लिए लड़ेंगे, देश का जो शासक होगा, जो देश का शोषण कर रहा है, या फिर कोई विदेशी शासक यानी दूसरे देश का शासक हमारे देश पर अधिकार करके या हमारे देश को अलग अलग हिस्से में बांट के रखा है, तो इन सब को एक जगह मिला करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करेंगे, जिन पर खुद वहां की जनता के द्वारा चुना गया एक शासन की स्थापना हो। तो राष्ट्रवाद का मतलब सीधे तौर पर समझना है जो राष्ट्र यानी अपने देश के प्रति लगाव। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हम बताएं फ्रांस से हुई। इसी वजह से फ्रांस से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो संपूर्ण यूरोप में यह फैल गया। तो राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए नेपोलियन बोनापार्ट संपूर्ण यूरोप के देशों का परिभ्रमण किया। हर जगह जाकर के लोगों को बताया, ये देखिए आपके देश में ऐसा शासन व्यवस्था है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप लोगों का शोषण किया जा रहा है, आपके देश में ही दूसरे देश के शासक आकर के यहाँ पे शासन किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को जब जैसे जैसे बताया तो लोग जागरूक होने लगे और अपने देश के शासक के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और इसी आंदोलन का नतीजा ये हुआ जो फिर वहां पे क्रांति हुआ। क्रांति हुआ मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। कहीं भी क्रांति हुई इसका मतलब वहां पे बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। तो किस चीज का परिवर्तन हुआ, किस चीज का बदलाव हुआ? तो हम लोग बोलेंगे वहां पे बदलाव हुआ, जो वहां का शासक था उनको बदल दिया गया और वहां की जनता अपने अनुसार शासन को चुनेगा और वो अपने तरीके से, या फिर अगर हम लोग आसान शब्दों में कहेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि मैक्सिमम देशों में यही देखा गया है, जो जब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और वहां पे क्रांति हुई या वहां का एकीकरण हुआ, तो इसके फलस्वरूप वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। और लोकतंत्र की स्थापना के बाद आम लोगों को, जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया। आसानी से वोट देकर के जो शासक को जिनको चुनना होता था वो खुद से चुन लेते थे। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फ्रांस की क्रांति, क्योंकि फ्रांस में भी इसका सबसे पहला प्रभाव हम लोग को देखने को मिलेगा, फ्रांस की क्रांति जो 1789 1789 ईस्वी में हुई। और
इस समय सबसे बड़ा जो योगदान था वो नेपोलियन बोनापार्ट का था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इनका जो जन्म था तो 1769 हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो इनकी मृत्यु जो हुई तो 1821 में हुई, 1821 में। 1769 में इनका जन्म हुआ और 1821 में इनकी मृत्यु हुई। तो इसी दौरान 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई और इस क्रांति का जो योगदान था सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया। और इसके बाद इसने क्या किया, 1804 ईस्वी को फ्रांस में खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया, वहां का राजा घोषित कर दिया और वहां पे वो शासन करने लगे। लेकिन इनके साथ साथ उसने अपने राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार के लिए अगल बगल के देशों में जाकर के प्रचार करने लगे, युद्ध करने लगे वहां के शासकों से, लोगों को एकता यानी एकीकरण करने के लिए। देशों का जो एकीकरण का मतलब होता है जो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उन अलग अलग राज्य का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वो राज्य कहलाता है। तो उन राज्यों का पर अलग अलग देश का शासक हुआ करता था या वहां का अलग अलग शासक हुआ करता था। इस वजह से वहां पे सारा चीज को हटा करके एक साथ मिलाना, यही प्रक्रिया कहलाता है एकीकरण। तो एकीकरण जो हुआ तो राष्ट्रवाद का एक नतीजा था, क्योंकि पहले लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी जो हम लोग बटे हुए हैं, हम लोगों पर कोई शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और हम लोगों को पर किसी दूसरे देश का शासन है। इसी वजह से जब लोगों के अंदर जागरूकता आई तो उसने क्या किया, राष्ट्रवाद को अपनाया और नेपोलियन के द्वारा कही गई बातों को अपनाया। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो फ्रांस में हुआ और इसका प्रभाव इटली में दिखा, फिर इसका प्रभाव जर्मनी में दिखा, फिर जर्मनी का प्रभाव, मतलब टोटल राष्ट्रवाद जो शुरू हुई फ्रांस में, इसके बाद बारी बारी से इटली में, फिर जर्मनी में, फिर यूनान में, फिर हंगरी में, फिर पोलैंड में, फिर बोहेमिया में, मतलब धीरे धीरे करके यूरोप के सभी देशों में इसका प्रभाव दिखने लगा। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले यूरोप के बारे में। हम लोग जानते हैं जो यूरोप एक महादेश का नाम है, इसमें जो हम लोगों का देश है सबसे पहले हम लोग को जानना है यहाँ पे जो फ्रांस के बारे में। ये मेरा फ्रांस दिख रहा है कलर, यहीं से क्या हुई, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे इसके अगल बगल के देश, क्योंकि देखिए एक चीज है, अगर सपोज करते हैं आज के टाइम में भारत में कुछ राजनीतिक बदलाव हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश, हमारे अगल बगल वाले देशों को पता चलेगा। जैसे सपोज करते हैं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इन सब देशों को क्या करेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा नहीं भारत में क्या हो रहा है। तो सेम उसी तरह से जब फ्रांस में क्रांति हुई, यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, तो अगल बगल वाले जो देश थे तो उनको ये दिखने लग गया जो फ्रांस में इस तरह से वहां की जो शासन व्यवस्था कैसे एक सिस्टम में बन गया। तो इसी वजह से इसका प्रभाव सबसे पहले हम लोगों को दिखा कहां पे, जो जर्मनी और इटली में। तो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, इटली में एकीकरण हुआ, फिर इसी चीज को देख के फिर इटली में हुआ, दूसरी फिर जर्मनी में हो गया, फिर ऑस्ट्रिया में, फिर यूनान में, पोलैंड में, हंगरी में, बोहेमिया में, मतलब धीरे धीरे करके अगर हम लोग जानेंगे तो संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैल गई। लेकिन यहां पे राष्ट्रवादी की परिणाम स्वरूप दो घटना हुआ, एक क्रांति हुई और एक एकीकरण हुआ। दोनों चीज को समझना, ये क्रांति और एकीकरण में क्या डिफरेंस है। क्रांति कहां पे होती है, तो सपोज करते हैं फ्रांस में या जर्मनी में, तो जर्मनी और इटली में जो हुआ, जर्मनी और इटली में जो हुआ यहां पे एकीकरण हुआ और फ्रांस में क्रांति हुई। एकीकरण इसलिए हुआ क्योंकि इटली और जर्मनी अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में बड़ा हुआ था, इसलिए इन छोटे छोटे हिस्से पर अलग अलग देश का शासन था। जैसे किसी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, किसी पर फ्रांस का, किसी पर पोलैंड का, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग देश का प्रभाव था। तो उन देश अलग अलग राज्य का जो था उनको हटा करके एक साथ मिलाना, एक करना एकीकरण कहलाता है। और क्रांति क्या, तो सपोज करते हैं फ्रांस है और फ्रांस का कोई शासक है, राजा है,
और उसी देश का राजा है और उसी देश के लोगों पर अत्याचार कर रहा, शोषण कर रहा वहां के लोगों का, तो उनको हटाना यानी क्रांति। क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव करना। तो उनको हटाना और नए शासन व्यवस्था या नए शासक को चुनना, नया राजा बनाना अपने अनुसार, उसी को बोलेंगे हम लोग क्रांति। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, एक होता है क्रांति और एक होता है एकीकरण। तो कुछ कुछ देशों में हम लोग देखेंगे जो क्रांति हुई और कुछ कुछ देशों में क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो दोनों का नतीजा एक ही था, जो दोनों या तो क्रांति हुई या एकीकरण हुई, इसके परिणाम स्वरूप एक ही चीज हम लोग को देखने को मिला, जो वो देश, उन देश में वहां की जनता का अपने अनुसार, अपने हिसाब से जिस तरह का शासक चाह रहा था, उस हिसाब से उसने वहां पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। उसी तरह के जो शासक था, उसी तरह का जो राजा था, वो अपने हिसाब से चुन लिया गया। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फ्रांस की क्रांति जानना है, उसके बाद फिर इटली का, उसके बाद जर्मनी का, उसके बाद यूनान का, उसके बाद हंगरी, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद फिर हम लोग को बोहेमिया का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस कंट्री दिख रहा है, ये मैप, ये फ्रांस है। फ्रांस में क्रांति हुई और यहां का शासक कौन बना, तो फिर से हम लोग बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, जो नेपोलियन का एक समय इतना अच्छा यूरोप के देशों में पकड़ बन गया था, लोग इनको चाहने लग गए थे। तो कहा जाता है जो नेपोलियन का जितना समय तक शासन काल था, उसको नेपोलियन युग कहा जाता है। एक युग था उनका, जिसको नेपोलियन युग कहा जाता है। हालांकि ये लगभग हम लोग मानते हैं जो 1789 ईस्वी से लेकर के लगभग 1814 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसी बीच नेपोलियन जो अपने राष्ट्रवाद की प्रचार को लेकर के आगे बढ़ा था, तो एक बार इनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई रूस के साथ, और रूस में लड़ाई के फलस्वरूप इनका हार हो गया, और यही से नेपोलियन युग अंत हो जाता है। और 1815 ईस्वी से एक नया युग शुरू होता है, उसको कहा जाता है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग, मेटरनिक कौन था हम लोग जानते हैं। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया का शासक था, क्योंकि इनको नेपोलियन से प्रॉब्लम था। तो नेपोलियन ने जो सिस्टम बनाया था राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद की प्रचार प्रसार के फलस्वरूप पूरे यूरोप में एक लोगों के अंदर जो जागरूकता थी, इससे इन लोगों को शासन करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये लोग पहले से शासक थे और इन लोगों को लग रहा था जो नेपोलियन अगर ऐसा चलते रहेगा, नेपोलियन का प्रचार प्रसार अगर ऐसा चलते रहेगा, तो एक समय ऐसा हो जाएगा जो यूरोप के लगभग सभी देशों के जो शासक है, राजा है, उनको अपना राजगद्दी त्यागना पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, जैसे ही नेपोलियन का हार हुआ, उसके फलस्वरूप मेटरनिक ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसको मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1815 ईस्वी से। कब तक चला इनका फिर, तो हम लोग पढ़ेंगे 1848 ईस्वी तक। फिर हम लोग 1848 में जानेंगे जो इनका भी अंत हो गया। इससे पहले हम लोग जानते हैं जो 1815 ईस्वी में, जब 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन की हार हो गई, नेपोलियन की हार हो गई, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहा जाता है। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहा जाता है। और इसकी जो मेजबानी है, मेजबानी मतलब होता है जो पूरा इंतजाम करना सब कुछ और बुलाना, दूसरे देश के जो नेता थे वो यहां पे आए। तो उसने क्या किया, जो अपने हिसाब से उनके जो मानने वाले देश थे, वहां के राजाओं को, शासक को बुलाया,
और यहाँ पे एक सम्मेलन क्या है जिसको हम बताएं, जो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहा जाता है इसको। तो इस सम्मेलन के फलस्वरूप क्या हुआ, यहीं पे डिसाइड किया गया, जो नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के लिए जो प्रचार प्रसार किया है संपूर्ण यूरोप में, उसको हम लोग को खत्म करना है। फिर से हम लोगों को जनता के बीच एक डर भय पैदा करना है। इसी वजह से उसने क्या किया, मेटरनिक युग की शुरुआत की। उसने क्या किया, अपने अनुसार फिर फ्रांस में, उसके बाद इटली और जर्मनी के राज्यों में अपने अनुसार शासक बनाया, राजा बनाया, जो मेटरनिक के बातों को माने, मेटरनिक के अनुसार चले। तो इस तरह से क्या हुआ, जो नेपोलियन के द्वारा जो अभियान चलाया गया था, राष्ट्रवाद की भावना एक फैला था, तो वो मेटरनिक युग की शुरुआत के फलस्वरूप धीरे धीरे दबने लग गया, समझे। और लेकिन लोग अब जागरूक हो चुका था, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद की समझ अच्छे से उसके दिमाग में बैठ चुका था। इसलिए क्या हुआ, जो कुछ समय के लिए जरूर चुप हो गया, लेकिन फिर से इसका नतीजा दिखा कहां पे, तो इटली में। इसका सबसे पहला प्रभाव दिखा इटली में, जब इटली में एकीकरण हो गया और वहां पे उसके कुछ राज्य में जो ऑस्ट्रिया का शासक था, यानी मेटरनिक का शासन था, वो खत्म हो गया। फिर बारी बारी से हम लोग देखें, उसके बाद क्या हुआ जर्मनी में। फिर जर्मनी में वहां पे क्या हुआ, जो वहां के आम जनता ने, क्योंकि पहले से उनको ये समझ में आ चुका था जो राष्ट्रवाद जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसलिए क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर फैली रही थी। भले ही अब उन लोगों के पास नेपोलियन नहीं था, क्योंकि नेपोलियन के हार के फलस्वरूप उसको एक अलग आइलैंड में रख दिया गया था, उनके बाद फिर वहीं पे उनका मृत्यु हो गया। तो नेपोलियन अब इन लोगों के साथ नहीं था, लेकिन नेपोलियन की भावनाएं इनके साथ थी। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो अपने आंदोलन को जारी रखा, और इसका परिणाम हम लोग को देखने को मिला, जो बारी बारी से इटली, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूनान, उसके बाद हंगरी, उसके बाद पोलैंड, इसके बाद बोहेमिया, धीरे धीरे करके क्या हुआ, सबका क्रांति हुई हर जगह, और उनका एकीकरण भी हो गया, और वो अपने अनुसार अपने शासक को बना करके एक मतलब शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश का शासन करने लग गया। तो ओवरऑल हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बारी बारी से सारा कुछ डिटेल पढ़ना है। आज तो हम लोग टोटल ओवरव्यू देखें, उसके बाद हम लोगों को फिर सब चीज के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, और फिर सारे चीज को एक्सप्लेन भी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, तो इसलिए सबको एक्सप्लेन भी करना है, और हम लोगों को हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना है, चीजों को दिमाग में बैठा लेना है, ताकि हम लोग को ज्यादा रटना ना पड़ जाए। बस कुछ कुछ चीज याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जैसे ईस्वी सब होता है, डेट वगैरह सब, तो धीरे धीरे हो जाएगा। कंटिन्यू क्लास करना है, उनके बाद फिर जो नोट्स दिया जाएगा उनको रिविजन करना है, और फिर जो भी डाउट रहेगा उसके लिए तो हम लोग अवेलेबल हैं ही, हमेशा कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछिए, एकदम हम लोग बताएंगे। तो हम लोगों को एक एक टॉपिक करके सारा का एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिए, उनके बाद फिर इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे किन देश का शासक था, ये कितने हिस्सों में बटा हुआ था, यहाँ का जो स्वतंत्रता का जो लीडर था, एकीकरण करने का या क्रांति का जो लीडर होता है, नेता होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे भारत में भी एक नेता जैसे हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। उसी तरह से हर देश में एक बहुत बड़ा लीडर होता है, और उनके साथ संपूर्ण जनता होती है, आम पब्लिक होता है, तब जाकर के ये व्यवस्था लागू हो पाता है, ये लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है। इसीलिए इसमें सबका रोल होता है, जो बड़े लीडर है, बड़े नेता है उनका, उसके बाद सबसे बड़ा होता है जो आम पब्लिक, क्योंकि उनका सपोर्ट जब रहता है तभी जाकर के परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी क्रांति यानी बदलाव देखने को मिलता है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।